नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोपियों के आगमन की श्रृंखला में ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम आज अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूरोपियों के आगमन की पृष्ठभूमि, पुर्तगालियों, डचों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज ये श्रृंखला का चौथा वीडियो है जिसमें हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला फैक्ट मिलता है जॉन मिल्डन हॉल के बारे में। जॉन मिल्डन हॉल पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो स्थल मार्ग से 1603 ईस्वी में लाहौर आता है और इसी साल आगे चल करके वो भारत में अंदर प्रवेश करता है और मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उपस्थित होता है। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मुगल सम्राट अकबर बैठे हुए हैं और जॉन मिल्डन हॉल उनसे मिलने के लिए आया हुआ है। यह स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डन। हाँ, आपको नाम बताना है। अपनी यहाँ पर आने की जो श्रृंखला है उसमें जब दोबारा ये भारत आता है तो दोबारा आने के पश्चात इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है और आगरा में इसको दफना दिया जाता है। इसकी कब्र आज भी आगरा में बनी हुई है। आगे चल करके अंग्रेजों की कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आती है। तो चलिए इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई उस पर बात कर लेते हैं। 24 सितंबर 1599 ईस्वी को लॉर्ड मायर की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी जाती है और इस मीटिंग में एक संस्था को स्टार्ट करने का विचार उनके दिमाग में आता है। एक संस्था बनाई जाए। संस्था को बनाया किसने? मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स नाम के एक संगठन था। उसमें 217 लोग थे उस संगठन में और इस संगठन के लोगों ने एक कंपनी बनाई। 3133 पाउंड की राशि इकट्ठी की इन लोगों ने, पैसे लगाकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा द गवर्नर ऑफ एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ईस्ट इंडिया से व्यापार करने के लिए, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापित की। इस कंपनी का नाम रखा। आगे चलकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस डेट को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, तस्वीर उनकी आप देख सकते हैं, इन्होंने इस कंपनी को भारत से व्यापार करने, भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार का मतलब ये है कि सिर्फ यही कंपनी यहाँ से जाएगी व्यापार करने के लिए और दूसरी कंपनी हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। 15 सालों के लिए उन्होंने परमिशन दी। धीरे धीरे करके आगे चल के परमिशन बढ़ाई जाती रही लगातार। 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे चल के बढ़ाई जाती रही, इसको एक्सटेंड किया जाता रहा। बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस कंपनी का नाम बदल दिया जाता है और कंपनी का नाम शॉर्ट में कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुराना नाम आपने देखा इतना सारा, इसका नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है। आगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस नाम को छोटा कर दिया जाता है। यह कंपनी एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी जिसमें कोई भी व्यक्ति कम से कम 500 पाउंड की धनराशि इन्वेस्ट कर सकता है और बदले में लाभ कमा सकता है। जिस तरह से वर्तमान में शेयर मार्केट काम करती है, शेयर खरीदे जाते हैं और जब शेयर लाभ पर होता है, यानी जो भी कंपनी फायदा उठाती है, फायदा कमाती है, वो जो सामान्य लोग होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। तो उसी तरह की कंपनी थी। कितना भी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जा सकता था और कम से कम 500 पाउंड की धनराशि लगाई जा सकती थी। जितने लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया था उन भागीदारों को बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज कहा जाता था। उन सारे लोगों को क्या कहा जाता था? बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज कहा जाता था। इस बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज के जो लोग होते थे वो चुनाव करते थे, वोट डाल करके 26 सदस्यीय लोग, मतलब 26 लोगों का चुनाव करते थे और इन्हीं 26 सदस्यों के द्वारा कंपनी चलाई जाती थी। इन 26 सदस्यों को निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक प्रेसिडेंट आपस में चुन लिया जाता था और एक वाइस प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता था जो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीड करते थे। कंपनी के व्यापारिक लाभों को देखते हुए अन्य जो व्यापारी थे वो भी परेशान हुए। अभी आपने पीछे देखा कि कंपनी को विशेषाधिकार दिए गए, एकाधिकार दिए गए हैं कि आप ही कंपनी के रूप में जाएंगे और दक्षिण पूर्व एशिया से भारत से व्यापार करेंगे। लेकिन जब कंपनी ने ढेर सारा लाभ कमाना चालू किया तो बहुत सारे जो लोग थे, व्यापारी थे इंग्लैंड के, वो भी प्रोत्साहित हुए कि हमें भी जाकर व्यापार करना चाहिए भारत से। तो उनको परमिशन तो मिल नहीं सकती क्योंकि सरकार ने एकाधिकार प्रदान किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब वो लोग स्वतंत्र होकर व्यापार करते थे, यानी एक एक करके लोग स्वतंत्र होकर व्यापार करने यहाँ पे आते थे
कंपनी के रूप में इकट्ठा होकर नहीं आते थे। ऐसे स्वतंत्र सौदागरों को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दस्तंदाज कहकर पुकारती थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण। दस्तंदाज किससे कहा जाता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो अन्य लोग थे, फुटकर व्यापारी, वो भारत से जब व्यापार करते थे उनको दस्तंदाज कहा जाता था। आइए कंपनी की व्यापारिक सफलताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था मसाला व्यापार से लाभ कमाना था, यानी मसाले का व्यापार करना था। ऐसा ही हमने पुर्तगालियों के बारे में आपको बताया है। पुर्तगालियों का भी उद्देश्य मसाले व्यापार पर केंद्रित था। अंग्रेजों का भी व्यापार मसाले पर केंद्रित था, लेकिन बीच में जो डच थे उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया था मसालों के अलावा। वो भारत से कपड़े के अलावा नील, अफीम, इन सारी चीजों का व्यापार करते थे और इन सब चीजों को बेचते थे जहां कहां पर लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया में बेच करके वहां से पैसा जो प्राप्त करते थे उससे मसाले खरीद करके भारत के बाहर यानी यूरोप में ले जाते थे। तो इस तरह से वो लोग व्यापार करते थे। उनका थोड़ा सा व्यापार करने का स्वरूप अलग था। इनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कंपनी का नारा क्या था? भूभाग नहीं केवल व्यापार। केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन आगे चल के आपको पता है कि इन्होंने भूभाग पर कब्जा करना चालू कर दिया था। इसी उद्देश्य से कंपनी देखिए 1600 ईस्वी में बन गई, लेकिन 1600 ईस्वी के बाद अभी तक कंपनी के कोई भी व्यक्ति भारत नहीं आए हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। अभी ये अन्य जगहों पर अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में, मॉरिशस के आसपास के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, इन जगहों पर व्यापार कर रहे हैं। भारत में व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति आता है 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस। जिस जहाज से आता है उसका नाम है हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज के माध्यम से भारत आता है, सूरत बंदरगाह पर उतरता है और हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो समुद्र के रास्ते भारत आता है। तो समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला व्यक्ति जो था वो कैप्टन हॉकिंस था। जिस व्यक्ति ने इसको भेजा किसने था? जेम्स फर्स्ट वहां का राजा था। उसने भेजा था कि जाइए, अकबर नाम का राजा यहाँ पर राज्य करता है भारत में, उससे मुलाकात करिए, उसको हमारा पत्र दीजिए। जिस पत्र में जेम्स फर्स्ट ने कुछ सिफारिशें लिखी रही होंगी, लेकिन जब ये आते हैं तो इनको यहाँ की स्टोरी नहीं पता थी। यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में ही, और उसका बेटा जहांगीर यहाँ पर राज्य कर रहा था। तो इस तरह से वो पत्र लेकर आता है और किससे मुलाकात करता है? जहांगीर से मुलाकात करता है। जहांगीर से फारसी भाषा में ये बात करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जहांगीर ने बदले में इसको 400 का मनसब प्रदान किया। ये मनसबदारी सिस्टम पर हम मुगलों में बात करेंगे, मनसबदारी सिस्टम क्या है। मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने क्या मांगा इससे? जिस चीज को मांगने के लिए आया था, सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की परमिशन मांगी। प्रारंभ में परमिशन दे दी गई जहांगीर के द्वारा, लेकिन जब पुर्तगालियों ने कान भर दिए कि यार इनसे बच के रहना, बेकार आदमी है, क्योंकि कंपटीटर थे ट्रेड में उनके लिए, इसलिए पुर्तगालियों ने इनको दूर रखा और सम्राट के कान भरे। और आगे चलकर परमिशन क्या हो जाती है? रद्द हो जाती है। कैप्टन हॉकिंस का तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बात से निराश होकर के अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में, जब इनको परमिशन नहीं मिली स्थायी फैक्ट्री खोलने की, तो इन्होंने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी, आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम, आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, प्रथम अस्थायी फैक्ट्री खोली। इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री खोल दी मसूलीपट्टनम में। लेकिन 1612 में समय बदल जाता है। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट एक व्यक्ति है, कैप्टन बेस्ट ने बैटल ऑफ स्वाली का युद्ध होता है। इस स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट ने किसको हरा दिया? पुर्तगालियों को हरा दिया, जिससे पुर्तगाली कमजोर सिद्ध हुए और अंग्रेज ज्यादा बेटर सिद्ध हुए पुर्तगालियों की अपेक्षा। इस बात से जहांगीर प्रभावित होता है और फैक्ट्री स्थापित करने की इनको परमिशन देता है। और इसी तरह से 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली, जो कि कैसी फैक्ट्री थी? स्थायी फैक्ट्री थी। और वो फैक्ट्री कहां पर खोली? सूरत में खोली। तो अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री खुलती है सूरत में, लेकिन पहली स्थायी फैक्ट्री अगर पूछा जाए तो पहली स्थायी फैक्ट्री भी खुलती है सूरत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चल करके अब फैक्ट्री तो खुल गई, कुछ और व्यापारिक लाभ लेने के लिए टॉमस रो नाम का व्यक्ति आता है 1615 ईस्वी में। जहांगीर के दरबार में ये भी आता है और परफेक्ट नामक पत्र लेकर के आता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं टॉमस रो नीचे भी बनाया गया है यहाँ पर, और टॉमस रो यहाँ पर दरबार में खड़े हुए हैं। उनका पत्र परफेक्ट पढ़ा जा रहा है और सामने बैठे हैं मुगल बादशाह जहांगीर। व्यापार की इन्होंने कुछ सुविधाएं प्राप्त की। मुगल दरबार में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन तक रहे
और यही टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान के निर्माण का भी है। मुगल दरबार में इन्होंने झरोखा दर्शन का सर्वाधिक दिलचस्प विवरण प्रस्तुत किया है। जब ये दरबार में रहते थे तो इन्होंने देखा कि झरोखा दर्शन किस तरह से काम करता है, और इस झरोखा दर्शन का इन्होंने सर्वाधिक दिलचस्प विवरण प्रस्तुत किया है। झरोखा दर्शन मुगलों के द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था थी, जिसमें सप्ताह में एक बार आकर के ये अपने जो प्रजा थी उसको दर्शन दिया करते थे, खिड़की के किनारे खड़े होकर, यानी आगे एक जाली लगी होती थी, जाली के पीछे खड़े होकर के अपने जनता को ये दर्शन दिया करते थे। इसी को झरोखा दर्शन कहा जाता है। आगे आकर के 1632 ईस्वी में गोलकुंडा, जो दक्षिण भारत में एक राज्य था, वहां का सुल्तान था अली कुतुब शाह। उसने सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी कर दिया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सुनहरा फरमान अंग्रेजों के लिए किसने जारी किया था, तो अली कुतुब शाह ने, गोलकुंडा का सुल्तान था ये। और इसने क्या कहा कि 500 पगोड़ा, पगोड़ा स्वर्णिम सिक्के थे डचों के द्वारा ढाले गए, हमने आपको पीछे बताया था। 500 पगोड़ा वार्षिक कर देने से अब अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगांव में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। यानी गोलकुंडा के राजा को आप 500 पगोड़ा दीजिए वार्षिक साल भर में, और वहां के जो भी बंदरगाह है वहां से आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगली चर्चा हम करेंगे प्रमुख नगरों के विकास को लेकर के। यूरोपियों यानी अंग्रेजों के द्वारा कुछ प्रेसिडेंसी नगरों का विकास किया गया था, उन नगरों के बारे में चर्चा करेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत, जिसमें से पहले नंबर पर हम मद्रास के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरे नंबर पर हम मुंबई के बारे में यानी बम्बई के बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरे नंबर पर हम कोलकाता के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंसी नगर इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन नगरों पर पूरी की पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार था, शासन प्रशासन सब यही देखते थे, किसी बाहरी व्यक्ति का उनमें इंटरफेयर नहीं था, इस वजह से इनको प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता है। तो मद्रास की बात करते हैं। 1639 ईस्वी में मद्रास में फ्रांसिस ड्रेक नाम के व्यक्ति आते हैं। इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज, किसी संत के नाम पर एक किला वहां पर बनवाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये फोर्ट सेंट जॉर्ज बना हुआ है। बनवाया किसने था, फ्रांसिस ड्रेक ने। बाद में आगे चल करके इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज के अगल बगल के क्षेत्रों में धीरे धीरे करके बस्ती बनने लगी, बस्ती का विकास होने लगा, और एक बड़ा नगर बन गया जिसको मद्रास कहा गया। तो इस वजह से मद्रास नगर का वास्तुकार किसे कहा जाता है, फ्रांसिस ड्रेक को कहा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। एक जानकारी आपको और बता दें कि मद्रास नगर में बनाया गया ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला है, ये किला इस समय भी उपलब्ध है, और इस समय इसका इस्तेमाल तमिलनाडु की विधानसभा के रूप में किया जाता है। तमिलनाडु की जो विधानसभा है वो इसी बिल्डिंग में लगती है, और ये बिल्डिंग ही फोर्ट सेंट जॉर्ज है। मद्रास के पश्चात दिलचस्प कहानी बंबई की है, देखते हैं। जानते हैं आप बंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। 7 टापू हैं, उन द्वीपों को इकट्ठा करके बाद में एक द्वीप बनाया गया जिसको हम सालसेट द्वीप के नाम से जानते हैं, सालसेट द्वीप, और वही सालसेट द्वीप बन जाता है मुंबई, यानी सालसेट द्वीप में मुंबई बसा हुआ है। ये ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। लेकिन कहानी क्या है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा हैं जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ल्स द्वितीय की। इनका विवाह होता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ। ये कैथरीन ब्रिगेंजा हैं, इनसे इनका विवाह हुआ। तो इनके पिता ने, जो कि पुर्तगाली थे, राजा थे, उन्होंने बदले में इनको क्या दे दिया, दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान कर दिया। अब दहेज इनको जब मिल गया मुंबई के द्वीप, तो कोई वस्तु तो है नहीं कि यहाँ से उठा के ले चले जाएंगे, वो इंग्लैंड में रख लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस बम्बई द्वीप जो इनको दहेज के रूप में मिला था, किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए लेकर के दे दिया। 10 पाउंड हमको दीजिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब इन द्वीपों का इस्तेमाल करेगी अपने व्यापार के लिए। 1687 ईस्वी में बंबई सूरत की जगह अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। अभी आपने पीछे देखा कि जो उनका पहली स्थायी फैक्ट्री खोली गई थी अंग्रेजों को, कहाँ पर खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी। तो इनको इस जगह को इन्होंने अपना सेंटर बनाया था अभी तक। सूरत से अब आगे आकर के 1687 ईस्वी में इनका सेंटर बदल जाएगा, और क्या बन जाएगा, मुंबई बन जाएगा। मुंबई नगर का वास्तुकार गेराल्ड ओंगियार्ड को माना जाता है। तीसरी कहानी कलकत्ता की है, थोड़ा सा लंबी है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। 1651 ईस्वी में कैप्टन ब्रिजमैन नाम के व्यक्ति ने हुगली में ब्रिटिश कोठी की स्थापना की। अंग्रेजों की ये बंगाल में स्थापित पहली कोठी थी।
हमने आपको पीछे बताया था डचों के बारे में। डचों की बंगाल में स्थापित पहली कोठी कौन सी थी? तो हमने आपको बताया था पीपली। पीपली डचों की बंगाल में स्थापित पहली कोठी थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उसी तरह से अंग्रेजों की बंगाल में स्थापित पहली जो फैक्ट्री है, पहली कोठी है, वो क्या है? हुगली। दोनों में लास्ट में आ रहा है ली, ली शब्द बाद दोनों में ली जो वर्ड है बार बार आ रहा है, याद रखेंगे, पीपली और हुगली। कैप्टन ब्रिजमैन ने हुगली में अंग्रेजों की पहली कोठी स्थापित की। इसी साल बंगाल के जो सूबेदार थे, मुगलों के अंडर में ये रूल कर रहे हैं यहाँ पर, शाह शुजा, इन्होंने गैब्रियल बंटन नाम के एक व्यक्ति हैं, चिकित्सक हैं, इन्होंने इनका इलाज कर दिया शाह शुजा का। इससे प्रसन्न होकर के 3000 रुपए वार्षिक भुगतान के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की परमिशन दे दी कर मुक्त व्यापार करने की। यानी कोई भी व्यक्ति या अंग्रेज 3000 रुपए हमको साल भर में दें और बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार करने का उनको अधिकार मिल जाता है, टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि चीज तो बहुत अच्छी है, फरमान तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये फरमान जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाया। क्यों नहीं उतर पाया? क्योंकि अंग्रेज जो व्यापार करना चाहते थे कि हमको फ्री व्यापार वहां पर करने की परमिशन जो मिली हुई है, तो वो जो अधिकारी थे मुगलों के, उनको परेशान करते थे और उनसे टैक्स वसूल लेते थे जबरदस्ती। भले ही राजा ने उनको कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दी थी, लेकिन फिर भी बदले में उनसे कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। इससे परेशान होकर के अंततः कैप्टन निकोलसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हुगली पर आक्रमण कर दिया और उसको लूट लिया। जिससे नाराज होकर के औरंगजेब ने पहले तो क्या किया, नया सूबेदार बनाया बंगाल का, उसको हटा करके शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने की उसको परमिशन दे दी। अंग्रेज इस घटना से परेशान हुए और हार गए बुरी तरह से, और हुगली नदी के मुहाने पर फुल्टा द्वीप पर उनको शरण लेनी पड़ी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के द्वारा जब उनको खदेड़ा गया तो कहां पर शरण लेते हैं? फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं। बाद में जॉब चारनाक जो अंग्रेजों की तरफ से एक प्रतिनिधित्व करते हैं और अंग्रेजों से माफी मांगते हैं। 1687 ईस्वी में कई कठोर शर्तों के साथ उन्हें पुनः बंगाल में बसने की परमिशन मिल जाती। आगे चल करके 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को 3 गांव दिए, कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। 3 गांव, जमींदारी इन 3 गांवों की प्रदान की, टैक्स वसूल करने की परमिशन दी यहाँ पर। और यही तीनों जगह, इन्हीं तीनों गांवों में जो आगे चलकर नगर बसाया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, उसी को कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कालीकाता ही आगे चलकर कोलकाता बन जाता है। जब 3 गांव में जमींदारी की परमिशन मिल जाती है तो जॉब चारनाक, जिन्होंने अभी पीछे माफी मांगी थी, उन्होंने इंग्लैंड के राजा, जिनका नाम था विलियम, तस्वीर आप देख रहे हैं विलियम की, इनके सम्मान में, या कह दे कि एक यहाँ पर उन्होंने कोठी बनाई। इस कोठी का नाम, इस किले का नाम उन्होंने इस राजा के नाम पर रखा, इंग्लैंड के राजा के नाम, और नाम हुआ फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाया गया। फोर्ट विलियम बनाने के बाद क्या हुआ, इस नगर के चारों ओर धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ती रही, पॉपुलेशन बढ़ते 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 एक बड़ा नगर बन जाता है और उसी को कलकत्ता फ्यूचर में कहा जाता है। इस तरह से कलकत्ता नगर का वास्तुकार किसे कहा जाएगा? जॉब चारनाक को कहा जाएगा। फोर्ट विलियम जब बनाया गया तो इसका प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर को अपॉइंट किया जाता है और 1700 ईस्वी में ये पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया जाता है। हमने आपको पीछे बताया है प्रेसिडेंसी नगर क्या होता है। 1700 ईस्वी में इसको घोषित किया गया। 1774 में इसको कैपिटल बनाया गया। कलकत्ता को अंग्रेजों ने अपने जितने भी क्षेत्र थे उनकी सबकी राजधानी कलकत्ता को बनाया और 1911 तक ये कलकत्ता की राजधानी रहा। आपको पता है 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और उसके द्वारा कहा जाता है कि अगले साल 1912 से देश की राजधानी किसको बनाया जाएगा? दिल्ली को बनाया जाएगा। तो हार्डिंग सेकंड आता है और दिल्ली को विधिवत राजधानी बनाता है। इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं पहले क्रांतिकारी आंदोलनों वाले टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के बारे में अंतिम फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं जॉन सरमन मिशन के रूप में। जॉन सरमन नाम के एक व्यक्ति ने लीड किया कुछ लोगों को और लीड करके मुगलों के सामने जाते हैं और जा करके परमिशन मांगने का काम करते हैं। जो काम वो बार बार कर रहे हैं वही फिर से व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। फिर वहीं पर वही चीज हो जाती है।
इस टीम में ख्वाजा सईद नाम के दुभाषिया थे। दुभाषिया ट्रांसलेटर थे, जो दोनों अलग-अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे। अंग्रेज अलग बोलते थे और जो यहाँ के मुगल थे वो अलग बोलते थे। तो ट्रांसलेट करने का काम करते थे कौन? ख्वाजा सईद। इन्हीं में एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन नाम के एक चिकित्सक थे। उन्होंने फर्रुखसियर, जो समय मुगल शासक थे, फर्रुखसियर की दर्दनाक बीमारी का इलाज किया। इसके बदले में फर्रुखसियर खुश हो गए और उन्होंने 1717 ईस्वी में शाही फरमान, रॉयल फरमान जारी किया और इस फरमान के माध्यम से उन्होंने कुछ चीजें प्रदान की। कौन-कौन सी चीजें प्रदान की? पहला, उन्होंने वही पुरानी चीज जो पीछे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी उसको उन्होंने प्रदान किया। 3000 रुपए दीजिए 1 साल के लिए और कंपनी बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकती है। 10,000 रुपए दीजिए, सूरत में कोई भी काम कर सकते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और बंबई में कंपनी द्वारा जो सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की परमिशन मिल जाती है। यानी जो भी सिक्के अंग्रेजों ने ढाले हैं बंबई में, उनको वो किसी भी मुगलों का जहां-जहां साम्राज्य वहां पर चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत होती है अंग्रेजों के लिए और इतना इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से इतिहासकार जो अंग्रेजों के हैं ओम्स, उन्होंने इसे कंपनी का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा है। तो इस तरह से जॉन सारमन मिशन काफी सक्सेस होता है और यहीं से यू टर्न होता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज काफी ज्यादा बेनिफिट कमाते हैं, बेनिफिट कमा करके बंगाल पर धीरे-धीरे कब्जा कर लेते हैं। तो उन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन तो पूरा नाम यहाँ पर जो व्यक्ति का है उसका है ही है, लेकिन एडवर्ड स्टीफेंसन नाम अगर आपको मिलता है कहीं पर कि कौन था, तो एडवर्ड स्टीफेंसन वह व्यक्ति था जिसने दुनिया में पहली बार रेलगाड़ी यानी भाप से चलने वाली गाड़ी बनाई थी। रेल का इंजन बनाया था भाप से चलने वाला, वो कौन था? एडवर्ड स्टीफेंसन था। तो इस पर कभी आगे चलकर बात करेंगे डिटेल में। इस तरह से ये टॉपिक अंग्रेजों का हमने आज कंप्लीट कर दिया है। अपने अगले वीडियो में हम डेनमार्क के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।